उस्मान अली पटेल ने उसके हाथ से वह संलेख ले लिया और फिर कहा, मैं यह सम्मेलन का संलेख यहाँ पर स्वीकार करता हूँ। आज दिनांक 18 सितंबर 1948। वल्लभ भाई पटेल, भारत का गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। शुक्रिया उस्मान अली। अब ना होगी देश में खलबली और हम बनाते हैं आपको हैदराबाद राज्य का प्रमुख। हैदराबाद राज्य का प्रमुख अर्थात हमारे राज्य में मिले हुए अन्य जिलों का भी प्रमुख। हाँ क्या, आप राज प्रमुख ही रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र भारत सरकार के अधीन। मैं उस्मान अली स्वतंत्र भारत के भावी संविधान के प्रति पूर्ण आस्था प्रकट करता हूं और देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण तक दे दूंगा। आपसे ऐसी ही आशा थी राज प्रमुख। शुक्रिया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारा काम हो गया। आप भी, कहकर वे मुस्कुरा दिए। भारत में अपनी रियासत का विलय कर देने के बाद निजाम को हैदराबाद का राज प्रमुख बना दिया गया। कुछ सालों तक निजाम ने अपनी सरकारी हैसियत और 21 तोपों की सलामी के अधिकार का प्रयोग किया, पर उनके पास अब कोई शक्ति नहीं थी। उनके धन का कुछ हिस्सा भारत सरकार ने ले लिया और उन्हें प्रतिवर्ष $20 लाख की पेंशन तय कर दी गई। इस सब से निजाम के परिवार के सदस्य चिंतित हो उठे। अजी सुनते हो? बोलो महल मुबारक। निजाम ने अपनी बड़ी बेगम से पूछा। क्या बात है? अब तो ये सूना सा महल भी काटने को दौड़ता है। महल में अब तो हम कैदी से बनकर रह गए हैं। हाँ, कैदी ही तो बनकर रह गए हैं। पर तुम कुछ कहना चाह रही थी, पर कहा कुछ नहीं। कहीं घूमने की इच्छा मन में बलवती हो रही है। क्या मूर्खतापूर्ण बात करती हो? अब भला कहीं घूमने की उम्र है? अब तो ईश्वर का नाम ले लिया करो। अगर अब घूमने की उम्र नहीं और ईश्वर का नाम लेने की उम्र है, तो फिर आप क्यों नाम मात्र के निजाम बने हुए हैं? नाम मात्र के निजाम? उस्मान ने पूछा। नाम मात्र के निजाम से तुम्हारा मतलब क्या है? ये राज प्रमुख का पद क्या नाम मात्र की निजामशाही नहीं है? क्या अधिकार रह गए हैं आपके पास? कुछ भी तो नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो बेगम, हमारे पास कुछ भी तो अधिकार नहीं रह गए हैं। इसी कारण हमें अब बाहर निकलने में भी शर्म आती है और हम अकेले ही महल में बस अपने आप ही कैद से हो गए हैं। पर अब क्या ही किया जा सकता है। जिन लोगों को हमने जीवन भर साथ दिया, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया और नई नई राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो गए। हाँ, सब बनी बनाई के ही तो होते हैं। बिगड़ी में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। करे भी तो क्या करे। अब यह लोग तो सुधरने से रहा, पर लोग ही सुधार लिया जाए, मतलब खुदा की इबादत और इस्लाम की भलाई। हाँ, सही कहा आपने बेगम साहिबा, ऐसा ही कुछ मैं भी सोच रहा हूँ। लाओ कलम और दवात लाओ, आज ही राज प्रमुख के पद से त्याग पत्र देता हूँ। परंतु अब किंतु परंतु क्या? आपने ही तो यह सलाह दी है। वह तो ठीक है, लेकिन साफ साफ कहो बेगम साहिबा, क्या कहना चाहती हो? देखो, बड़ी कढ़ाई की तो खुरचन से ही पेट भर जाता है। पहेलियां मत बुझाओ बेगम साहिबा। कुछ धन तो लंदन के वेस्टमिनिस्टर बैंक ने हड़प लिया, कुछ धन भारत सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास इतना धन है कि यदि हमने त्यागपत्र से पहले इसका कोई इंतजाम नहीं किया तो पता नहीं सरकार की नज़र कब हमारी बची खुची संपत्ति पर भी पड़ जाए और फिर भिक्षा मांगने की नौबत आन पड़े। कहती तो ठीक हो बेगम साहिबा, लेकिन अब धन का करना भी क्या है? कम से कम जन कल्याण के लिए तो। हाँ, यह बात तुमने बड़ी अच्छी की। मैं आज ही सचिव से सारी धन दौलत का हिसाब लगाकर उसको जन कल्याणकारी कई ट्रस्टों के हवाले कर दूंगा। और फिर निजाम ने अपने उत्तराधिकारियों और दूसरे धर्मार्थ कार्यों के लिए संपत्ति की वितरण में बेहद सजगता दिखाते हुए 50 से भी अधिक ट्रस्ट गठित किए। यहाँ तक कि एक जवाहरात ट्रस्ट भी बना डाला। इससे लाभान्वित होने वाले नामों का उल्लेख किया गया। निजी संपत्ति के ज्यादातर मामलों में ऐसे दस्तावेज तैयार करवाए जिनमें साफ लिखवाया गया कि उनके वंशजों का अधिकार केवल संपत्ति के ब्याज पर ही होगा। संपत्ति का बंटवारा उनके 2
पोतों मुकर्रम जहां और उनके भाई मुफक्कन जहां के बीच होगा। निज़ाम ने अपने दो बेटों आज़म जाह और मुअज़्ज़म जाह को अपना उत्तराधिकारी बनाने लायक नहीं समझा। इतना सब करने के बावजूद भी निज़ाम ने लंदन में जमा पैसे के लिए किसी ट्रस्ट का गठन नहीं किया। इसलिए यह बात एक पहेली ही बन गई कि लंदन के बैंक में जमा पैसा निज़ाम की निजी संपत्ति का हिस्सा है या नहीं। यह सब करने के बाद निज़ाम ने राज प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया और सार्वजनिक जीवन से हटकर फकीरी ले ली। उसके बाद वे अपना समय कॉफ़ी पीने और शेर व शायरी लिखने में व्यतीत करने लगे तथा उस यूनिवर्सिटी को चलाने में व्यस्त हो गए जिसकी उन्होंने स्थापना की थी, अर्थात उस्मानिया यूनिवर्सिटी। लेकिन वह अभी भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और कुछ लोग उसे बराबर बगावत करने के लिए उकसाते रहते थे। दूसरी तरफ निज़ाम के उत्तराधिकारी से वंचित उसके पुत्र अपने पिता और शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने पर उतारू हो गए। जब पटेल को यह सब पता चला तो वे भी चिंतित हो उठे और राष्ट्र एकता के लिए अपने प्रयास और कड़े कर दिए। कहीं निज़ाम के धन का दुरुपयोग न हो, इसलिए सरदार पटेल ने निज़ाम को सलाह दी अपनी संचित की हुई धनराशि सोने चांदी की ईंटों और जेवर जेवरात सुरक्षा की दृष्टि से बम्बई के किसी बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉलेट में रखवा दें तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। मगर क्यों? मैंने तो सब संपत्ति के लिए ट्रस्ट बना दिया है। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, कहो। आपकी बेशुमार दौलत का आपको सलाहकारों और न्यासियों द्वारा अनुचित इस्तेमाल हो सकता है। वह कैसे? यह तो दुनिया जानती ही है कि आपके एजेंट ने आपके ही राजकोष से 1075 पाउंड और 9 शिलिंग की धनराशि पाकिस्तान के उच्चायुक्त के खाते में जमा करवा दी है, जिसका दुरुपयोग भारत के विरोध में किया जा सकता है। मैं सच कहता हूँ, यह राशि पाक के खाते में कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। और अब अफवाहें उड़ रही हैं कि आपने सारी दौलत गुप्त तरीके से हटाकर पाकिस्तान या किसी गैर मुल्क में भेज देने का इरादा कर लिया है। यदि आपने ऐसा किया तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है। देशद्रोह का मुकदमा? निज़ाम हक्का बक्का रह गया। नहीं, मैं भारत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इस प्रकार पटेल की योजना सफल हुई और निज़ाम की संपत्ति से 46 करोड़ रुपए का एक कल्याणकारी ट्रस्ट कायम किया गया और सारे जवाहरात पहले बम्बई के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में रख दिए गए। इस बैंक में जब असंख्य बक्सों और कई ठेले भरे सोने चांदी की ईंटें रखने के लिए जगह की कमी पड़ी, तब उनको मार्केंटल बैंक ऑफ इंडिया के विशेष मजबूत तहखानों में रखवा दिया गया, जो खास तौर पर तैयार कराए गए थे। निज़ाम का धन जब भारतीय बैंक में पहुंच गया तो भारत सरकार को उनकी देशभक्ति पर यकीन हो गया। निज़ाम ने अपनी संपत्ति का संरक्षक और पादवी का उत्तराधिकारी मुकर्रर जहां को बनाया और उनकी शादी मनोलिया के साथ करवाई। शाहजादा हिमायत अली खान और शहजादा सुजात अली खान, जिनको निज़ाम ने अपना उत्तराधिकारी बनाने लायक भी नहीं समझा, के विवाह की शहजादियों से हुई तो तुर्की के भूतपूर्व खलीफा अब्दुल मजीद की लड़की और भतीजी थी। शादी के कुछ साल बाद शहजादी नीलोफर ने अपने पति मुअज़्ज़म जाह को छोड़ दिया, जो निज़ाम के दूसरे बेटे थे। वह अपनी दीदी के पास चली गई, जो अब्दुल मजीद की चाचाजाद बहन और तुर्की की सबसे धनी महिला थी। भारत सरकार की मंजूरी से दोनों शहजादों को भारी रकमें प्रिवी पर्स में मिला करती थी। लेकिन जब निज़ाम की संपत्ति का ट्रस्ट पंजीकृत हो गया तो वे रकमें ट्रस्ट को ही दी जाने लगी। निज़ाम को 5 लाख रुपए अपनी जमीन जायदाद से और कुछ रकम ट्रस्ट से मिलती थी। हाथ में करोड़ों रुपए होते हुए भी निज़ाम मुश्किल से कुछ हजार रुपयों में अपना और अपनी रखैलियों का सारा खर्च चलाते थे। उनकी तमाम रखैलियां महल में भरी पड़ी थीं। निज़ाम का हरम बहुत बड़ा था और उनकी सैकड़ों बीवियां थीं। हिजड़े भी नौकर थे, मगर कुल रकम जो उनकी निजी मुलाजिम और महल के खर्च में आती थी वह उस रकम से कहीं कम थी जो कलकत्ते और बम्बई के किसी धनी परिवार में खर्च की जाती थी।
पर्वतों जितनी ऊंचे और फौलाद जैसे मजबूत आदमी ने जब देखा कि सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया है तो वे निश्चिंत हुए और उन्होंने संन्यास लेने का मन बना लिया। जब उन्होंने अपने हृदय का उजागर पंडित नेहरू के सामने व्यक्त किया तो उन्होंने कहा, पटेल, हमारे बीच भले ही 15 सालों तक गहरे मतभेद रहे, लेकिन तुम एक ओर जहां आज़ादी की लड़ाई में हमारी सेना के महानायक और कमज़ोर दिलों में जान फूंकने वाले थे, वहीं आधुनिक भारत के निर्माता भी हो और देश को आपकी ज़रूरत है। मगर अब देश को मेरी ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं? भले ही मैं विदेश नीति का मान्य विशेषज्ञ हूँ, लेकिन आपकी समझ मेरे से ज़्यादा है। मैं विभिन्न मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण बदलने को जब जब राजी ना होता हूँ तो तब टकराव को उत्सुक आपने व्यग्र सहायकों के विपरीत आप मेरे खिलाफ कभी खड़े नहीं हुए। फिर अब मेरी इच्छा के विपरीत आप राजनीति छोड़ संन्यास कैसे बन सकते हैं? मगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए तो मेरे भाई, तुमने त्याग की शक्ति का निजी हित में लगाने की अपेक्षा देश की एकता में लगाया है। संन्यास भी तो त्याग ही है, इसलिए राजश्री बने रहो। इसी में हम सबका और हमारे देश का हित है। पंडित जी, आप भी मेरा परलोक नहीं सुधरने देंगे। यदि आपका परलोक सुधर गया तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो क्या मुझे मोक्ष नहीं लेने देंगे? नहीं। मगर क्यों? इसलिए कि जब जब देश की एकता पर आँच आए तो आप तब तब जन्म लेकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना अमूल्य योगदान देते रहे, इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक। तो मेरे मोक्ष का क्या होगा? मोक्ष मैं ले लूँगा, कहकर पंडित जी हंस पड़े। यह कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री का पद भी आपने लिया और मोक्ष भी आप ही लेंगे। क्यों नहीं हो सकता? मुझे दोनों चाहिए। तो मेरे लिए, आपके लिए भारत के सारे दीन दुखी हैं। आप बस इन्हीं की सेवा करते रहो। ओह, आप भी, कहकर वे मुस्कुरा दिए। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे कश्मीर समस्या और पटेल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।